जय हिंद साथियों। अपने परिवार टीएनओ विजन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज मॉक टेस्ट नंबर 12 करने वाले हैं और हम लोगों ने 11 सफलतापूर्वक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पहुंचे हैं मॉक टेस्ट नंबर 12 पे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। क्लास नंबर 12 तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में जो काकल्य वर्ण जो स्वर यंत्रमुखी जो वर्ण कौन सा है। तो काकल्य वर्ण की अगर बात करें तो वो होता है हमारा कौन सा, हाँ। एक सेकंड पेन बदल लेते हैं। हो जाएगा हमारा हा। उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो हा का उच्चारण करते समय हवा सीधे कंठ मतलब स्वर यंत्र से रगड़ खाकर निकलती है, इसलिए इसे काकल्य या फिर स्वर यंत्र मुखी वर्ण कहा जाता है। किसको, हा को। जो या वर्ण होता है, देखो या कौन सा होता है, या अर्ध स्वर है। सा कौन सा होता है, दंत है, मतलब बोले तो ऊष्म ऊष्म मतलब व्यंजन है, ऊष्म वर्ण है। इसके बाद में ये णा की बात करें, ये हो जाएगा मूर्धन्य, बोले तो नासिक वर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो संस्कार का सही विच्छेद पूछा, संस मतलब संत बनेगा ये समधनकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समधनकार। देखो और इसमें पूछेगा तो संधि कौन सी है, तो संधि की बात करेगा तो इसमें संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन। और इसमें क्या होता है कि जो सम उपसर्ग के बाद क्र धातु से जो कोई शब्द जैसे बनते हैं, जैसे कार, करण, कृति आए तो माँ अनुसार जो होता है अंक जो अनुसार में बदल जाता है, जिसे बोलते हैं अंक बिंदी वाले में ऐसे, ये उसको बोलते हैं अनुसार। अनुसार में बदल जाता है। और बीच में आदेश सा का जो आगमन होता है तो वो सा का आगमन हो जाता है, ऐसे बन जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कनफटा। कनफटा शब्द में कौन सा समास है। कनफटा, तो कनफटा मतलब क्या हो गया, कान फटे हैं जिसके, नाथ इंद्र संप्रदाय के जो विशेष साधुओं के लिए रूढ़ बोला गया, रूढ़ हो गया, साधुओं के लिए रूढ़ जो हो गया है शब्द। ये कनफटा हमेशा एक अलग नए शब्द के लिए अंकित करेगा तो हाँ होगा हमेशा बहुब्री समास। तो जब कोई शब्द किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति के लिए फिक्स हो जाए तो वहाँ होता है क्या, बहुब्री समास। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्थावर का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो स्थावर का क्या हो जाता है, जंगम। स्थावर का क्या हो जाता है, जंगम। जो एक जगह स्थिर हो उसको बोलते हैं क्या, स्थावर। ना जंगम को बोलते हैं। और जो ना विलोम शब्द बोलते हैं, जैसे जंगम हो गया तो जंगम होता है जो चल फिर सके उसको बोलते हैं जंगम। और जो एक जगह स्थावर, जो स्थावर को बोलते हैं जो एक जगह स्थिर हो। ये आरओ और यारू जैसे क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा पेपरों में सबसे ज्यादा ये फेवरेट क्वेश्चन माना गया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आकार शब्द का शुद्ध शब्द शुद्ध तद्भव क्या रूप क्या होगा। आकार, आकार की बात कर रहा था, आकार बनेगा क्या, अकाज। आकार का जो तत्सम शब्द होता है अकाज होता है। जैसे यह तो मतलब बिना मतलब का अकाज हो गया। अकाज मतलब आकार हो गया, मतलब ऐसे शब्द बन जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला पूछ रहा है, शुद्ध वर्तनी वाला, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, अहल्या। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अहिल्या नहीं होता, ये गलत शब्द है। अहल्या भी गलत शब्द है, अहिल्या भी गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं, कानीन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कानीन। कानीन क्या होता है, जो बच्चा किसी अविवाहित कन्या के गर्भ से जन्म लेता है तो उसे उसे वाक्यांश के एक शब्दों के लिए कानीन कहा जाता है, जैसे महाभारत में कर्ण। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो उसका जो सही मुहावरा का सटीक जो अर्थ होगा वो कौन सा होगा। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, तो अपने को संकट में डालना, बिल्ली को पालना। तो उसका राइट क्या हो जाएगा, अपने को संकट में डालना, कठिन कार्य संपन्न करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो उसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएगा कौन, जो जाएगा उसकी जान को खतरा होगा, तो जानबूझकर अपने आप को मुसीबत में डालना हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य स्त्रीलिंग बोले तो सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है।
उसके बारे में पूछ रहा है। देखो उसमें क्या होता है, उल्लू होता है, केचुआ होता है, छिपकली होती है, खरगोश होता है, इसका हो जाएगा छिपकली। छिपकली हो गई, मक्खी हो गई, चील, कोयल, मैना आदि हमेशा जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। पुल्लिंग बनाने के लिए इसमें क्या हमेशा लगाया जाता है आगे, पुल्लिंग बनाने के लिए हमेशा आगे लगाया जाता है नर शब्द। जैसे नर चील, नर कोयल, नर मैना, या नर मक्खी, या नर छिपकली, ऐसी चीजों बनाया जाता है नर लगा के। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है शायद कल वर्षा हो जाए। तो इसमें किसकी बात कर रहा है, शायद कल वर्षा हो जाए, तो संभावना की बात हो रही है। कब की बात की, भविष्य की। तो संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा इसका राइट आंसर। शायद लगने से जो शब्द बनते हैं, जैसे शायद लगने से आने वाले समय में, भविष्य में अगर काम होने की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ होता है संभाव्य भविष्यत काल। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुझसे अब चला नहीं जाता। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। मुझसे अब चला नहीं जाता तो मतलब असमर्थता का बोध है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, भाववाच्य। ऐसे कई हम लोग पीछे वाली सीरीज में क्वेश्चन करते आए हैं, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से जरूर पूछा ही जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखना। अब चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है करोड़ रस का स्थायी भाव क्या है। करोड़ रस की बात करते हैं तो करोड़ में क्या होता है, करोड़ रस हमेशा शोक को दर्शाता है, तो इसका जो बनेगा जो स्थायी भाव शोक बन जाएगा। क्योंकि किसी प्रिय व्यक्ति के बिछड़ने या नष्ट होने पर मन में जो दुख उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं करोड़ रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, राम ही, राम ही यह काम कर सकता है। राम ही मतलब इस चीज को देखो, इन ही शब्द को वाक्य में ही किस प्रकार का व्यय है। तो जो ही शब्द की बात करेंगे तो ही बनेगा हमेशा क्या, निपात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ही हो गया, भी, तो, तक, मात्र, भर, ऐसे शब्द क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, जो किसी शब्द के बाद लगकर उस पर विशेष बल मतलब जोर देते हैं, जैसे इन्हें निपात कहा जाता है। जैसे राम ही यह काम कर सकता है, तो उस पर बल दिया गया ही शब्द से, इसके ऊपर बल दिया गया राम के ऊपर, जिससे बन जाते हैं क्या, निपात शब्द। तो वहां से इसका राइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंश और अंश। इसमें जो युग्म का जो सही शब्द क्या होगा, एक अंश होता है, एक अंश होता है भाग, और एक अंश होता है कंधा। तो भाग और कंधा, भाग और कंधा, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंश मतलब जो तालव्य सा है इसमें होता है हिस्सा, और दंत सा में होता है क्या, कंधा। तो इस चीज को याद रखना। ये है हमारा कौन सा, तालव्य सा, ये हमारा दंत सा। इस चीज को भी याद रखना। ये अगर सा की बात करेगा तो ये कैसा सा है, तालव्य सा, और ये कौन सा है, दंत सा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें क्या है कि पीपर के पत्ते के समान मन का डोलना, जैसे सा, सी, से, सम, दरेस वाचक शब्द आए तो वहां पे तुलना की जाए, वहां क्या होता है, उपमा होता है। तो वहां इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी के प्रथम कवि किन्हें माना जाता है। हिंदी के प्रथम कवि तो किसको माना जाता है, विद्यापति सरप्पा को माना जाता है, सरप्पा को। तो राहुल शंकरदयान और अधिकांश विद्वानों ने 8वीं शताब्दी के सिद्ध कवि सरप्पा को हिंदी का जो प्रथम कवि माना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कितनी नावों में कितनी बार के लिए रचनाकार कौन है। तो इनके लिए जो फेमस रचना हमेशा कौन से, अज्ञे हो जाएंगे। अज्ञे की बात, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे को कब, ये कब मिला, कब था, 1978 में मिला था। 1978 में उनकी इस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। दुस्साहस की बात करें तो इसमें बनता है दुष् धन साहस। इसमें हमेशा बनता है क्या, ऑप्शन नंबर सी। मूल शब्द क्या हो जाएगा, मूल शब्द की बात करेंगे बनेगा साहस। मूल शब्द क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा साहस। मूल शब्द में अगर जब दुष्ट या दुर ही होता है संधि के कारण वो सा में आ सकते हैं, ऐसे हो जाता है दुस्साहस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है राधेय शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें शब्द प्रयोग हुआ है प्रत्यय का ए शब्द। कौन सा, ए शब्द। तो ए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें अगर बात करें तो उसमें जो पूर्ण शब्द क्या होगा, तो उसमें जो राधा शब्द है,
राधा शब्द मूल शब्द है, इसके बाद में ए जुड़ा है तब ये बना है राधे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कनक का अनेकार्थी नहीं होता है। तो इस चीज को याद रखना, को नहीं नहीं शब्द को हमेशा पकड़ना। सोना, धतूरा, गेहूं, बादल, तो इसका राइट आंसर रहेगा बादल नहीं होता है। और उसमें अगर बात करेंगे, जैसे हम लोग यमक अलंकार में नहीं एक वो पढ़ते हैं, कनक कनक से 100 गुनी। तो जिसमें बोला गया है कनक का जो अर्थ सोना भी बताया गया, धतूरा भी बताया गया, इसके अलावा कनक का अर्थ गेहूं भी होता है, पलाश भी होता है और बादल नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बादल हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्योम निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है। अगर व्योम की बात करें तो ये बनता है किसका, व्योम, नभ, अंबर, व्योम, ये बनते किसके, आकाश के पर्यायवाची बनते हैं। और देखो हमें समुद्र बताया था, समुद्र में हमेशा पीछे वाले में क्या लगता है, धी, जलधि, बारिधि, पीछे सभी में क्या लगता है, धी लगता है शब्द। याद रखना, जितने भी कमल के और बादल के पर्यायवाची उनके पीछे शब्दों में आप धी लगाएंगे तो बनेगा किसका, समुद्र का। और हवा की बात करें, पवन हो जाएगा, नीर हो जाएगा, वो पवन, तनय, जैसे शब्द हो जाएंगे हवा के पर्यायवाची। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध वाक्य को बताइए। तो बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, और साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, और कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, और मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। तो इसमें जो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही अशुद्ध है। साहित्य और जीवन का घोर, घोर नहीं बल्कि होना चाहिए यहाँ पे क्या, घनिष्ठ संबंध है। यहाँ क्या आना चाहिए, घनिष्ठ संबंध है। यहाँ घनिष्ठ शब्द का प्रयोग करना चाहिए था। और घोर शब्द नकारात्मक, जैसे वर्ड घोर पाप, ऐसी चीजों में आता है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह अचानक चला गया, वह अचानक चला गया। तो वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। अचानक चला कैसे गया, अचानक वो रीति को बता रहा है कि वो कैसे चला गया, अचानक चला गया। तो यहाँ इसका राइट आंसर बन जाएगा रीतिवाचक। जो किसी का जानने का ढंग या तरीका बताया जाता है, वो जो कैसे गया, उत्तर मिला अचानक। तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, रीति की बात कर रहा है तो रीतिवाचक हो जाएगा। आसमान से गिरा खजूर में अटका, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंसना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आसमान एक बड़ी मुसीबत थी, से गिरे, लेकिन जमीन पर आने से पहले खजूर के पेड़ पर अटक गए, दूसरी मुसीबत में फिर फंस गए। ऐसे ही होता है इसमें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा अनुच्छेद 343 का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा और लिपि देवनागरी घोषित किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यथा शीघ्र शब्द में कौन सा समास है। यथा है, वैसे चीजें का वर्णन होता है, वहाँ क्या होता है, अव्ययी भाव होता है। क्योंकि जिस समास का पहला पद अव्यय यथा है, आ है, प्रति है, भर है, अनु है, तो ऐसे शब्द जब आते हैं तो हाँ हमेशा बनता है अव्ययी भाव समास। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, इसका जो अर्थ होता है क्या होता है, जितना शीघ्र हो सके। तो यथा लगा है तो बनेगा क्या, अव्ययी भाव समास। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह घर से निकला और बारिश शुरू हो गई। यह किस प्रकार का वाक्य है। वह घर से निकला और बारिश शुरू हो गई, तो उसमें बन जाएगा क्या, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य दो स्वर जो वाक्य होते हैं, दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, जब या तथा किंतु परंतु समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों तो वहां संयुक्त वाक्य होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो बोएगा सो काटेगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। जो और सो की बात कर रहा है, उसमें हमेशा देखो जो और सो जो होते हैं हमेशा किसको बताते हैं, संबंध को बताते हैं, इसमें संबंधवाचक हो जाएगा। क्योंकि इसमें होते हैं देखो जो सो जो जिसकी उसकी, वो संबंधवाचक कहलाते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या वर्ग में कितनी होती है। अल्प प्राण की बात कर रहा है तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और तो पहला और दूसरा की बात करेंगे तो ये हमेशा क्या बनते हैं,
अघोष बनते हैं। क्या बनते हैं? अघोष। और प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा पांचवा ये होता है 1 3 5, 1 3 और 5, ये बता रहा है ना। तो बन जाएगा क्या? अल्पप्राण। तो ये हो जाएगा क्या? अल्पप्राण। उसके बाद में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा ये होता है महाप्राण। क्या होता है? महाप्राण। प्रत्येक वर्ग के सभी वर्ण ये तो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो इसको तो हम छोड़ ही सकते हैं। इसके बाद में इसका जो राइट आंसर बनेगा, उसने पूछा है अल्पप्राण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा ये होते हैं अल्पप्राण और दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गिरना। गिरना से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या बनेगी? गिरना से हमेशा बनता है क्या? गिराना। गिरना से गिराना। और गिरना में जो गिरना है जो शब्द, इसमें मूल क्रिया क्या है? जो मूल क्रिया क्या है? गिरना। अगर इसमें प्रथम प्रेरणार्थक बनाएंगे तो बनेगा क्या? गिराना। अगर द्वितीय प्रेरणार्थक की बात अगर बनवाएंगे तो तब बनेगा क्या? गिरवाना। अगर द्वितीय प्रेरणार्थक की बात करेंगे, द्वितीय द्वितीय प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक की बात करेंगे तब बनेगा क्या? गिरवाना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुंडलिया छंद के दो छंदों से मिलकर बनता है। तो ये बनता है दुआ और रोला से। दुआ और रोला से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुंडलिया में 6 चरणों वाला जो विषम विषम मात्रा वाला छंद होता है, इसके पहले 2 चरण दोहा के और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 लीटर दूध बाकी में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? तो ये हो जाएगा। देखो एक तो देखो लीटर की बात कर रहा, तो यहाँ से निकलेगा क्या? परिमाण। तो परिमाण और किसी ऑप्शन में है नहीं, तो सीधा लगा दीजिए परिमाण। और कैसा है परिमाण? 4 लीटर, तो वो निश्चित है कि फिक्स है, तो हम बोल सकते हैं निश्चित प्रमाणवाचक हो जाएगा। क्योंकि ये दूध को माप माप में मतलब मापा जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है। तो यह प्रमाणवाचक बनेगा। जैसे 4 एकदम निश्चित मात्रा है, तो ये बनेगा निश्चित प्रमाणवाचक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश के अनुसार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, अगर सीधा गद्यांश की पहली लाइन को पढ़ो, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल साक्षर बनना या डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। इसका राइट आंसर कहाँ लिखा है? देखो ये व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सच्चा शिक्षित व्यक्ति किसे माना जाता है? तो वो अगली लाइन पे पढ़ते हैं। तो एक शिक्षित व्यक्ति वही है जो अपने ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई और राष्ट्र के निर्माण में करे। तो उसका जो राइट आंसर बनेगा क्या? जो मतलब ज्ञान का सही उपयोग समाज की भलाई में करे। तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और लिखा देखो यही है, देखो यहाँ पे व्यक्ति को जो अपने भलाई के लिए करे, राष्ट्र के निर्माण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वामी विवेकानंद कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि चरित्र का निर्माण करे और मानसिक शक्ति बढ़ाए। कहाँ लिखा? ये देखो, शक्ति को बढ़ाए और व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए। देखो जो चरित्र निर्माण करे, कहाँ लिखा है? देखो ये नीचे ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी, जो चरित्र निर्माण करे और आत्मनिर्भर बनाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। बिना चरित्र के शिक्षा की तुलना किससे की गई है? तो देखो यहाँ पे देखो लिखा होगा प्राणी केवल साक्ष्यों के नैतिक दिखाई दे। स्वामी विवेकानंद के साथ शिक्षा ऐसी होनी चाहिए मानसिक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए। बिना से हाँ, बिना चरित्र शिक्षा उस तलवार के समान है जो रक्षक की बजाय भक्षक, तो भक्षक बन सकती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या बना? भक्षक बनने वाली तलवार से। हाँ बोला है ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना चरित्र के शिक्षा की तुलना भक्षक बनने वाली तलवार से की गई है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है गद्यांश का शीर्षक उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन नंबर किताबी ज्ञान, स्वामी विवेकानंद के विचार, और मूल्य आधारित शिक्षा और उसका उद्देश्य, साक्षरता अभियान।
तो देखो इसमें हमेशा जो लास्ट और अंत में देखो शिक्षा के ही मामले में करा, मूल आधारित शिक्षा। तो अंत में मिलेगा नहीं तो स्टार्टिंग की लाइन में पढ़ के देख लो, तुम्हें वही से रिलेटेड उसका जो शीर्षक होता है, या आगे की 2 लाइन में पढ़ने से समझ में आ जाएगा, या लास्ट की 2 लाइन में। तो इस जगह पढ़ते देखो भारत जो वर्तमान समय में मूल आधारित शिक्षा, तो मूल आधारित शिक्षा की बात की है, ऊपर भी शिक्षा की बात कर रहा है, तो उसमें देखो राइट आंसर बनेगा मूल आधारित शिक्षा और उसका उद्देश्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फिर ठीक है, आज बताना आज का स्कोर 37 में से कितना रहा, और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।